नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं देश की बात आपके साथ। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता संजीव सिंह जी हैं और देश की बात में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस समय देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उस पे हम बात करेंगे कि पैंट खोल खोल करके लोग देख रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग किस अधिकार से ये हो रहा है? इन्हें ऐसा अधिकार किसने दिया है? पैंट खोल करके होटलों का चेक करना लगातार, ये काम क्या हिंदू संगठन का है कि पुलिस का है? कौन से संगठन के लोग हैं? हिंदू संगठन के लोग अपने आप को दावा कर रहे हैं कि हिंदू संगठन के लोग हैं। हिंदू संगठन में तो तमाम हैं। किसी का नाम अभी आया है, किसी का नाम अभी आया है प्रकाश। मैं पूछना चाह रहा था। नहीं, प्रकाश में तो नहीं है। इसलिए इस सवाल को किया कि जब से देश में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से पैदा हुई सत्ता चल रही है, वो पूरी तरह से एक सांप्रदायिक माहौल को बना के रखना चाहते हैं। मैंने इसलिए 2 बार कहा कि कौन सा संगठन, क्योंकि इसलिए कि रोज़ एक नए संगठन, और वो कौन लोग हैं? भाजपा सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जिनको समर्थन मिलता है। समर्थन इसलिए मिलता है कि जो संघ की विचारधारा है मूल मुद्दों से लोगों को भटकाव। मूल मुद्दे क्या हैं? बढ़ती हुई बेरोजगारी, नारी उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न, दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न और छोटे छोटे व्यापारियों का बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार। तो इससे हटा करके, क्योंकि इसमें लगातार फेल है, बड़े बड़े वादों के साथ आए थे, इसलिए रोज एक कुकुरमुत्ते की तरह संगठन पैदा होते हैं। और इसीलिए मैंने कहा, क्या इस देश में पैंट खोल करके अब धर्म चेक किया जाएगा? ये रह गया, यही रह गया है। इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा जो भी संगठन कर रहा है उस जिले के या उत्तर प्रदेश का वो शासन प्रशासन ऐसा गूंगा क्यों बना हुआ है? किसने राइट दे दिया कि आप सामने वाले का धर्म तय करोगे, या किसने राइट दे दिया कि सामने वाले की आप राष्ट्रीयता तय करेंगे? ये संविधान के, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है कि मुझे अधिकार मिल गया कि मैं आपका धर्म तय करूंगा, मैं आपकी राष्ट्रीयता तय करूंगा? मेरा अधिकार है क्या? या आपको अधिकार है मुझे पूछने का? तो इस तरह से जिस तरह की चीज़ें चलाई जा रही हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि संघ आधारित एक एजेंडा है। वो एजेंडा ये है कि जितना कम्युनल वायलेंस करो, हिंदू मुसलमान का करो, जहाँ मुसलमान नहीं है वहाँ दलित और पिछड़ा करो, वहाँ कहीं नहीं है तो पिछड़ा और अगड़ा करो, नहीं कुछ है तो जहाँ आदिवासी आदिवासी के ऊपर। क्योंकि ये सत्ता इस तरह का भय का माहौल बनाना चाहती है कि आप डर के मारे सवाल न पूछिए। और इसलिए मैंने कहा कि आपके चैनल को और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। और पिछली बार भी जो ये चीज़ें चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने यही कहा था कि जहाँ से कांवड़ यात्राएं गुजरेंगी वहाँ पे नेम प्लेट लगाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगाई थी, और रोक लगाते हुए लताड़ भी लगाई थी, और इन्हीं के सहयोगी दल भी, उसको भी लगा था कि हमें वोटों की जो है भूख थी, तो रालोद भी इसके खिलाफ खड़ा हुआ था। लेकिन सवाल ये होता है कि जिस मुस्लिम संप्रदाय को देख करके भारतीय जनता पार्टी इतना नंगा नाच नाचती है, योगी और मोदी इसी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि मोदी जी रहने वाले गुजरात के और बनारस से सांसद चुनकर के, उत्तर प्रदेश सांसद चुनकर के प्रधानमंत्री बने तीसरी बार। योगी आदित्यनाथ यहीं के हैं, यहीं के मुख्यमंत्री हैं। सवाल ये बनता है कि आप वैश्विक मंचों पे जाते हो, ईरान चले जाओ, कुवैत चले जाओ, मिडिल ईस्ट कहीं चले जाते हैं, तो उन मुस्लिम शासकों से, उन मुस्लिम तानाशाहों से, मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से इस तरह की गलबहियाँ करते हैं। ये क्या बताते हो? और अपने ही देश में। और मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ कि यही हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं। वो पिट्ठू वाला कौन होता है जो आपके ही अभिभावकों को वो पालकी में लाद के लेके जाता है? अमरनाथ यात्रा में भी बिल्कुल, जो घोड़े पे बैठा के, खच्चर पे बैठा के लेके जाता है। अमरनाथ यात्रा में यही मुसलमान है जो आपको रास्तों में, जिनके चाय पाने की दुकानें होती हैं, आप वहाँ चाय पीते हो तब आपको नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में सरकार आज नहीं है, और इसलिए भी क्योंकि वहाँ उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं दिखता इस संप्रदाय के अलावा। वहाँ बताइए कौन सेवा करता है? एलजी तो उन्हीं का है। नहीं, एलजी तो उसी विचारधारा से निकले हैं, इसी उत्तर प्रदेश के हैं।
एलजी का भी कोई चरित्र इतना साफ सुथरा नहीं रहा है, कई मौक़ों पे देखने को आया। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं अपने हिंदू समाज के उन प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूँ जो धार्मिक आस्थावान हैं, उन्हीं से सवाल करता हूँ कि जब यहाँ पे कांवड़ यात्रा के नाम पे इस तरह से नग्नता का प्रदर्शन हो रहा है कि लोगों को, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि कपड़े उतार करके और इस तरह से पूछ करके किया जा रहा है, तो वो चीज़ें उनको अमरनाथ यात्रा में क्यों नहीं दिखती? वो चीज़ें माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते वहाँ क्यों नहीं दिखती? इसलिए कि उत्तर प्रदेश की बौखलाई हुई सरकार, बिहार का इलेक्शन नज़दीक है, ये बौखलाए हुए लोग हैं क्योंकि हर मुद्दे पे फेल रहे और किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अब केवल अपने उसी नंगेपन के झंडे पे आ गया। अच्छा, ये 10 सालों में मैं देख रहा हूँ, ये 10 सालों में बहुत बड़ा है। एक समय वो भी था जब हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे की मदद करते थे, कितने शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाया जाता था। अब तो कांवड़ियों को लेकर के हिंदू मुस्लिम की राजनीति, फिर कोई त्यौहार आ जाता है, बकरीद आता है, उस पर राजनीति, तो लगातार एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ देश में। कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो जनसंघ और उसके पहले जो आरएसएस जिसका जन्म हुआ और हिंदू महासभा, ये इक्वली थे उस मुस्लिम लीग के जिसके जनक आगा खां और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। एक ने मुसलमानों को बांटा, वो मुसलमानों को बांटते बांटते देश के बंटवारे के जिम्मेदार बने और पाकिस्तान बना। दूसरा एक व्यक्ति और भी जिम्मेदार था जिसका नाम विनायक दामोदर सावरकर और आरएसएस संघ प्रमुख जितने थे। लोग तो गांधी जी को गलत ठहराते हैं, कई ऐसे संगठन भी अब आ चुके हैं। गांधी जी पे तो 1932 में हमला हुआ था, तब गांधी जी कौन सी बात कर रहे थे? 50,000 की बात जो कहते हैं, ये 50,000 करोड़ की बात कहते हैं, फिर उसके 50 करोड़ की बात करते हैं। फिर उस समय कौन सी गांधी जी इस बात की बंटवारे की बात कर रहे थे? तो गांधी जी पे तो उनके मौत के पहले भी 12 दिन पहले हमला हुआ था। नाथूराम गोडसे ने किया था जब बम वहाँ पे फूटे थे दिल्ली में और वो जान बच गई थी। तो ये कहना बार बार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनसे तमाम जुड़े आनुषंगिक संगठन उस माफी वीर दामोदर सावरकर का बचाव करते हैं, नाथूराम गोडसे का बचाव करते हैं, संघ की आइडियोलॉजी का बचाव करते हैं। और अगर गांधी जी इतने ही अप्रिय थे तो क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने, पता चलता है कि उस आइडियोलॉजी में कहती है कि हम गांधीयन सोशलिज्म चाहते हैं, गांधी की हत्यारे और गांधी का समाजवाद भी चाहते हैं। गांधी के हत्यारे अपनी भारतीय जनता पार्टी, अपने जो पार्टी की संविधान है उसमें सेकुलरिज्म भी, जो धर्मनिरपेक्षता भी चाहते हैं। तो ये जो दोगला चरित्र है ये तब से है। ये इसीलिए आज इस धरातल पे इसलिए आए हैं कि उस समय भी, और ये वो लोग थे, कुछ नए लोग नहीं जानते, उनको बता दूं कि ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार भी बनाते थे। जब पता है मुझे, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उधर से फजलुल हक थे। जब पश्चिम बंगाल में फजलुल हक मुख्यमंत्री बने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री बने। उसी तरह सिंध में वहाँ पे जब औरंगजेब मुस्लिम लीग का नेता था, वो मुख्यमंत्री बना, तो वहाँ पे हिंदू महासभा के लोग वहाँ पे मंत्री बने। उसी तरह नॉर्थ फ्रंटियर में हुआ। तो कहने का मतलब इनके दो चेहरे थे। और मैंने इसलिए कहा कि 1937 में अहमदाबाद के अधिवेशन में, जहाँ की अध्यक्षता हिंदू महासभा की करते हुए विनायक दामोदर सावरकर ने सबसे पहले कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो आइडेंटिटी है, दोनों एक देश में नहीं रह सकते। बंटवारे की बात तो वहाँ हुई थी। राहुल गांधी एक बात कहते हैं, राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं कि नफ़रत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। लेकिन देश में नफ़रत का ही तो माहौल सेट किया जा रहा है। इस पे क्या कर रहा है विपक्ष? देखिए, बिल्कुल जिसकी पैदाइशी जो सोच रही है, मैं फिर उस बात को रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने, जनसंघ ने और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने, इनके नारे हैं अखंड भारत। अखंड भारत ऐसा ही होता है कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री हमारा 5 देश की यात्रा पे चला गया और राहुल गांधी 3 बार गए। तो नेता काम किसका होता है? देश के नेता आप हो, प्रधानमंत्री। किस मुंह से जाकर के आप विदेशों में जाकर के आप बात करते हो, शांति की बात करते हो, आप यूक्रेन रसिया युद्ध की बात कराने की बात करते हो, और अपने ही देश में 2 साल से मणिपुर जल रहा है, वहाँ नहीं बोलते हो। ये इसलिए क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अलगाववाद की राजनीति की, हमेशा सांप्रदायिकता की राजनीति की। धर्म के आधार पे देश का गठन नहीं होता। और मैं बार बार कहता हूँ कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। स्टेट हैव नो एनी रिलीजन, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। 2014 के बाद से ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपसे ये जानने आया हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैंने जिस दोगले चरित्र को कहा
जब 2014 के इलेक्शन में नहीं आए थे तो इनके मुद्दे क्या थे? इनके मुद्दे कांवड़ यात्रा में इन मुसलमानों के प्रति घृणा थी क्या? इनके मुद्दे क्या, जो अभी तमाम चीज़ें थी उसको मैंने बताया, वो थी क्या? इनके मुद्दे क्या थे? इनके मुद्दे ये थे कि साहब देश में इतना भ्रष्टाचार है कि विदेश से काला धन लाएंगे तो एक एक आदमी को कितना देंगे बताइए? 15। हाँ, आप भी नहीं भूले, आप भी नहीं भूले। बैंक में तो अब दुगना हो जाएगा उससे। रोज चेक करता हूँ। अच्छा, आया नहीं? अकाउंट चेक करता हूँ। अच्छा, तो 15 लाख उम्मीद अभी भी बनी है। हाँ, बनाए रखिए, क्योंकि तभी तक तो ये लोग रहेंगे जब आप जैसे 15 लाख की बात है। हाँ, नहीं, आप लोग जब यही कह रहा हूँ कि जब आप जैसे लोग उम्मीद बनाए रखे तो तीसरी बार आ गए। तो अब क्या है कि वो नारा उनका था, स्मार्ट सिटी का नारा था, उनका नारा था माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा को अविरल निर्मल कर देंगे, किसानों को दोगुनी आय देंगे, सबके सर पे छत होगी, तमाम ऐसे नारे। तो लोगों ने कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो सांप्रदायिक कलेवर छोड़ दिया है, अब विकास की राह पे चलेंगे। विकास की राह पे क्या हुआ? आते ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने क्या कहा कि देश के लोगों 50 दिन का मौका दीजिए, बहुत काला धन हो गया है, काले धन की बात कर रहा हूँ। 50 दिन के बाद जिस चौराहे पे बुलाओगे नरेंद्र मोदी आपकी सजा सुनने को तैयार है। आज काला धन वो सरकार नहीं बता पाती। जिस स्विस बैंक से पैसा ला रहे थे, उस स्विस बैंक में 3 गुना हो गया काला धन इन्हीं के लोगों का। और वो काला धन कहाँ है कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरफ रोजगार को लेकर के कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे और 8.5 लाख रोजगार छीनने का काम किया, और उत्तर प्रदेश में तो रोजगार विहीन प्रदेश हो गया है। अब पेपर लीक उत्तर प्रदेश है। आप पता चलता है कि इन मुद्दों पे मेन स्ट्रीम मीडिया बात क्यों नहीं करता? नहीं कर सकती, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आप कहते हो उसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसको हम दरबारी मीडिया कहते हैं, हम उसको भांट पत्रकारिता कहते हैं कि जो राजा की गुणगान में हमेशा रहता है और जनता की समस्याओं की बात नहीं करता, इसलिए मुद्दे नहीं आते। और मैं आपके चैनल के द्वारा देश के समझदार दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आप अपने मुद्दे पे जागरूक बनिए। धर्म बिल्कुल अच्छी चीज़ है। मैं हिंदू हूँ, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख होगा, कोई जैन होगा, कोई पारसी होगा, कोई बहावीज होगा, कोई, तो सबके धर्म व्यक्तिगत आस्था की चीज़ है और किसी को भी किसी के धर्म में अनावश्यक उसको वहाँ पे इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है। आर्टिकल 30 हमारा सीधे कहता है, हमारी जो प्रस्तावना है कि हमें धर्म की और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा पड़ी रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि धार्मिक भावनाओं को भड़का करके वोट को कैश किया जा सकता है। लेकिन ये वही लोग हैं कि देश नहीं बना पा रहे हैं, देश जल रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं, किसानों के पास फसलों की लागत का दाम नहीं। आज डीएपी की मार पड़ी और चाइना ने डीएपी रोक दिया है। और सीमा पे क्या चीज़ें हो रही हैं कि आज पूरे दुनिया में भारत की विदेश नीति नंगी हो चुकी है कि पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष, पता चलता है कि अमेरिकन राष्ट्रपति, मैं अमेरिका को कभी हिंदुस्तान का मैं मित्र नहीं मानता, अमेरिका कभी हमारा मित्र नहीं था, आप आज़ादी के बाद से देख लीजिए। ट्रंप मेरे दोस्त का लगातार बात होती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं हाउडी मोदी कार्यकर्ताओं से सवाल है कि जिस कोरोना काल में अमेरिका में 3000-4000 लोग रोज मर रहे थे और हिंदुस्तान में 500 लोग मर रहे थे, उस समय नरेंद्र मोदी ने बुला करके नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में कराया। और अब की बार मोदी सरकार, वही नारे जो भाजपाइयों ने लगाया था, मोदी ने कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार है। ये तो पहली बार हुआ, शर्म नहीं आती। अच्छा, प्रचार मंत्री हैं क्या? प्रचार मंत्री नहीं, इस देश की उस मोरालिटी को जितना गिराने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से सवाल है, चूंकि हमारे सांसद हैं, कल इंग्लैंड का कोई राष्ट्राध्यक्ष आ जाए, हम कह रहे हैं ट्रंप ही आ जाए और आकर के कहा कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, अच्छा लगेगा? ये नहीं होना चाहिए। हमारे राष्ट्र की जो सार्वभौमिकता थी, प्रधानमंत्री ने जाकर के वहाँ पे, और उसका असर क्या हुआ कि पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष लंच करता है। पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में हम जिसको कह रहे थे कि साहब आतंकवादी देश है, हमारे यहाँ पुलवामा किया, पहलगाम किया, उरी किया, तमाम चीज़ें हैं। इतनी घटनाएं हुई, करीब हजारों घटनाएं हो चुकी हैं पिछले 14 सालों के अंतर्गत, 13 सालों के अंतर्गत। लेकिन आज पता चलता है कि हम दुनिया के उस नक्शे के सामने ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ही आतंकवाद के ऊपर लगाम लगाने वाला जो समिति है, उसका प्रधानमंत्री, उसका अध्यक्ष हो गया। अजीब सी बात है कि हम अच्छा, कुछ कटाक्ष इंटेलेक्चुअल लोग हैं
जो मेरे से जुड़े हैं, उन्होंने इसको लेकर के पाकिस्तान बना, संयुक्त राष्ट्र का जो आप करें कि आतंकवाद का अध्यक्ष बन गया जो उसका, उस पर लोग लिख रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये बिल्कुल है, मोदी है तो मुमकिन शायद है। आपने भी लिखा था, हमने ये लिखा था मोदी है बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि मोदी के रहते हुए 20-20 बार डोनाल्ड ट्रंप ने हंसी में उड़ाते हुए कहा, गुस्से में भी कहा, तमाम जगह कहा कि साहब ट्रेड का, व्यापार का मैंने धमकी दे करके सीज फायर कराया। अभी तो ईरान और इजराइल में भी युद्ध चल रहा था, सबने देखा, दुनिया ने देखा, किसी धमकी को ईरान के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया क्या? बिल्कुल नहीं किया है। और अंत में क्या हुआ? और यहाँ सब कुछ पता चला कि साहब दुबई में थे, अच्छा लगा लोगों को। अच्छा, जब पहलगाम हुआ, आते ही सरदली बैठक में नहीं जाते, बिहार जाते हैं, और उसके बाद टेलीप्रॉम्प्टर्स दे के इंग्लिश में सब कुछ बोला कि मिट्टी में मिला देंगे। और मिट्टी में मिलाने को कौन कहे? आज 75 दिन हो गए 22 अप्रैल की घटना को। आज 4 वो आतंकवादी, उनको आसमान खा गया कि ज़मीन निकल गई, उसकी कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है। और उसके बाद निर्लज्जता ये है कि उसके बाद भी हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, हम अभी संघाई मीट में हमारे रक्षा मंत्री गए थे, राजनाथ सिंह, वहाँ पे हम अपने संघाई मीट में प्रस्ताव में हम पहलगाम की घटना को नहीं गिनवा पाए। और गोदी मीडिया कहती थी कि साहब बहुत अच्छा किया, राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया। राजनाथ सिंह ने साइन इसलिए नहीं किया, राजनाथ सिंह के लोगों को, उन जो अधिकारी थे जो हमारे राजदूत का काम करते हैं, ये फेल्योर है हमारी विदेश नीति का कि हम ऐसे समिट में अपने देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे, जहाँ 26 लोग निर्दोष मारे गए, उसको जाकर के हम जुड़वा नहीं पाते। और वो मुद्दा नहीं जुड़ता है, और बाकी राष्ट्रों ने उन्हें साइन, राष्ट्राध्यक्षों ने साइन कर दिया, हमारा राष्ट्र और हमारा रक्षाध्यक्ष चला आया। बहुत शानदार बातें आप करते हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे आप उठाते हैं। 2 सवाल सिर्फ बचा है। कांवड़ यात्रा पे नेम प्लेट चेक करना कहाँ तक सही है? देखिए, पहली बात यह है कि एक समय विशेष को चुन करके ये जो सरकार काम करती है, ये सीधे सीधे उस सांप्रदायिक, सावन में ही क्यों ऐसा माहौल? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, उस सांप्रदायिक सोच के तहत करती है। और हमारे लोग भी बड़े भोले भाले हैं, धर्म का मुद्दा बहुत जल्दी कैच करते हैं। और गांव के ही लोग, टीआरपी भी अच्छी आती है, गांव के ही लोग, मैं फिर मुंह से कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलित में है कि सबसे बड़ा कट्टर हिंदू कौन है। लेकिन इनको सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि तुम्हारे ही पूर्वजों का, तुम्हारे ही बच्चों का भविष्य छीनने का काम ये सरकार प्राइमरी विद्यालयों को बंद कर रही है। 27,000 प्राइमरी विद्यालय बंद हो रहे हैं, वहाँ पर कांवड़ उठाने वाले, लेकिन वो तो कह रहे हैं जर्जर हो गई हैं बिल्डिंगें। ऐसा जर्जर तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी हो गई है, योगी आदित्यनाथ भी हट जाएं। सरकार कौन सी सफल चल रही है? अगर सरकारी प्राथमिक विद्यालय जर्जर हैं, तो मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रशासन जर्जर हो चुका है। नैतिकता बची तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देकर हट जाए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस जनता ने आपको चुना, आप कांवड़ यात्रियों पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करोगे, और वही जब नौजवान इलाहाबाद से लेकर लखनऊ से लेकर वाराणसी की सड़कों पे रोजगार मांगेगा तो लाठी बरसाओगे। आप एक तरफ प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रहे हो, मर्जर करा रहे हो और क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि आज के दौर में द्रोणाचार्य कोई नहीं पैदा होगा कि कलब का अंगूठा काटा जाएगा। आज के दौर में शोषित वंचित समाज के, दलितों के, पिछड़ों की बेटियों की, बच्चों के और गरीब सवर्णों के बच्चों का अंगूठा काटने वाला द्रोणाचार्य कोई तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। आखिरी सवाल, सावन में कांवड़ियों को लेकर के महिला सुरक्षा जो होता है, बार बार होता है, महिलाओं के साथ काफ़ी कुछ होता है चीज़ें, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, अब महिलाओं को लेकर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नमूने, मैं चूँकि ऐसी बातों बहुत उस तरह की घिनौनियाँ टिप्पणियाँ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता खुद सोचें, कार्यकर्ता भी, उनके भी घर भी बहन बेटियां हैं, कि जो नारा दिया जा रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माहौल क्या है? माहौल ये है कि भाजपाइयों से बेटी बचाओ। और जब तक ऐसे भाजपा के नेता दुर्दांत रहेंगे, कहीं बच रही हैं क्या? कहीं जिलाध्यक्ष पकड़ा जा रहा है,
कहीं पूर्व विधायक पकड़ा जा रहा है, हाईवे पे भी कुछ हो रहा है, तमाम चीज़ें हैं वो बलिया में भी कुछ हो रहा है। तमाम चीज़ें वो आप सब जान रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं ऐसी घिनौनी टिप्पणियाँ नहीं करता हूँ, क्योंकि इनका चाल चरित्र चेहरा सब कुछ सबके सामने है। मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि आप अब जागिए, और नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी कि जब एक ऐसा दुर्दांत समय उत्तर प्रदेश और देश में चल रहा था, जब हमारी शिक्षा व्यवस्था छीनी जा रही थी, जब हमारी स्वास्थ्य, हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, माताओं की सुरक्षा छीनी जा रही थी, तो आप चुप क्यों थे? आखिरी सवाल है, कांवड़ यात्रा आ रहा है, मुसलमानों के तो पैंट तक खोले जा रहे हैं, बड़ा दुष्कर्म है। बार बार ये सवाल मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब देखा तो मैं खुद बड़ा मुझे लगा कि आपके पास मुझे आना चाहिए। क्या मैसेज देंगे देश को जिस तरह से ये हो रहा है देश में, गुंडागर्दी मैं इसे कहता हूँ? देखिए, एक देश बहुत समझदार है, जनता यहाँ की समझदार है। ये बिल्कुल है कि जागती बाद में है। जब यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्हें एक राष्ट्रपिता की उपाधि बाद में मिली थी। एक संत की निगाह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा था, और महात्मा गांधी वो शख्स थे कि जिन अंग्रेज़ों को, सिपाहियों को देख करके गांव का गांव खाली हो जाता था, इस हिंदुस्तान के लोगों में वो आत्मबल बढ़ा कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ, जहां संघियों ने, भाजपाइयों ने, जो आज जो भाजपाई हैं, उन संघियों ने, हिंदू महासभा के लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ काम किया, लेकिन उसके खिलाफ देश की जनता खड़ी हुई और अंग्रेज़ों को खदेड़ा, जिनके की राज्य का सुर नहीं अस्त होता था, वो अंग्रेज़ यहाँ से गए। तो ये किस खेत की मूली है? मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ, ये तो कह रहे हैं हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश की जनता को, शाह ने खुद कहा 47 तक तो, देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि बैसाखियों पे चल रही सरकार, ये 400 पार का नारा ये वही लोग देते थे ना, और जनता ने 200 पार पे हार लिख दी थी। और आज उत्तर प्रदेश में अगर गणना कर लीजिए, इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की जितनी लोकसभा की सीटें, उसमें गुणे 5 कर दीजिए, तो 225 सीट का बहुमत 402 की विधानसभा में है। जनता स्पष्ट मत जनादेश दे रही है। चुनाव आयोग जो पिट्ठू बन चुका है, बिहार में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, इस लोकतंत्र को निश्चित है कलंकित करने जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के प्रति बिल्कुल लोगों का जो अविश्वास बढ़ रहा है, कम से कम चुनाव आयोग अपने उस संवैधानिक मर्यादा को बचाए, नहीं तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग से भी जनता का विश्वास जब हटेगा, तो इस लोकतंत्र के लिए बड़े भयावह, बड़े खतरनाक परिणाम देखने को मिलेंगे। ये थे हमारे साथ संजीव सिंह जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जनता समझदार है, जनता तय करेगी। और सावन में, खास महीने में ये टारगेट किया जाता है, ये सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है भाजपा के द्वारा। और इन्होंने बड़ा बयान भी दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जर्जर हो चुकी है। देश की बात के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।